Driven IO, we have first of all understand this, we have two modes. बिफोर इंटरप्ट ड्रिवन आयो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, पहले उस चीज़ को समझो। एक है यूज़र मोड और दूसरा है सुपरवाइज़र मोड। यूज़र मोड वो मोड होता है जिसके अंदर उस यूज़र के पास में बहुत सारी प्रिविलेजेस नहीं होती हैं। व्हाट आर द प्रिविलेजेस? लाइक आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है, वो प्रिविलेजेस यूज़र मोड में हम नहीं देते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यूज़र मोड इज़ लाइक अ गेस्ट अकाउंट और सुपरवाइज़र मोड इज़ लाइक अ एडमिन अकाउंट। तो यूज गेस्ट अकाउंट के पास में वो सारी सुविधाएं नहीं हो सकती हैं जो एडमिन अकाउंट के पास में होंगी। लाइक गेस्ट अकाउंट कैन नॉट क्रिएट अ न्यू यूज़र बट एडमिन अकाउंट कैन क्रिएट अ न्यू यूज़र। इसी तरह से हमारे पास कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं जो हम केवल सुपरवाइज़र मोड में रखना चाहते हैं और यूज़र मोड में हम वो नहीं देना चाहते। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक फ्लैग होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट इनेबल। IEN, इंटरप्ट इनेबल। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटरप्ट इनेबल। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा? अगर ये वैल्यू 1 है तो हम ये बोल रहे हैं इंटरप्ट इज ऑन, दैट मीन्स यूजर मोड। यूजर मोड sorry, if this is on then we can say it as interrupt on, that means supervisor mode. That means we can or we will or we can service the interrupt, यानी कि हम इंटरप्ट को लेंगे और उसको सर्विस करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये ज़ीरो है तो हम बोल रहे हैं इंटरप्ट इज ऑफ। इंटरप्ट आएगा भी तो भी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। दैट इज यूज़र मोड। यूज़र मोड है क्योंकि हम उसको इंटरप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वी विल नॉट सर्विस द इंटरप्ट even if इट विल अराइज। अगर आएगा तो भी हम उसको सर्विस नहीं करेंगे। दैट इज इंटरप्ट इज ऑफ। तो IEN की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमें इंटरप्ट को हैंडल करना है या नहीं करना है। ओके, अब दूसरी चीज, एक मैंने फ्लैग बताया था FGI और दूसरा फ्लैग बताया था FGO। अगर FGI की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? FGI की वैल्यू 1 है, दैट इज इनपुट इज अवेलेबल, इनपुट इज अवेलेबल, ALU कैन रीड इट। इनपुट इज अवेलेबल, ALU कैन रीड इट। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ। पहले क्या हो रहा था, ALU को स्किप इफ 1 जो E वाला फ्लैग था उसको चेक करना पड़ रहा था। अब E वाले फ्लैग के अंदर स्किप इफ 1 और प्रोग्राम्ड IO को अगर वो 1 नहीं मिलता है तो हम बिजी वेटिंग में फंस रहे थे। लेकिन अब हमने क्या कहा कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ALU उसको रीड कर सकता है। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा ये 1 है या नहीं? इंटरप्ट जनरेट होगा। इस दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अब अभी FGI को और अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है IEN, इनको कंबाइन करेंगे। इंटरप्ट जनरेट हुआ और FGI की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ALU रीड कर सकता है। अब उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इनपुट अवेलेबल है या नहीं है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्ट होगा यानी कि उसको आके कोई बताएगा कि इनपुट अवेलेबल है और वो चेक करेगा FGI की वैल्यू 1 है तो वो रीड करना शुरू कर देगा। इनपुट इज अवेलेबल, ALU कैन रीड इट। और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट, और इसको ऐसे लिखते हैं, whatever output was made to write
is already consumed. Now output register is available to write again, to accept or to accept the output again. दोनों ही केसेस में हमें इनपुट आउटपुट करना है. अगर ये 1 हो या ये वाला 1 हो, दोनों ही केसेस में हमें इनपुट आउटपुट करना है. कैसे? अगर ये वाला 1 हुआ तो हमें इनपुट को रीड करना है, और ये वाला 1 हुआ तो हमारे पास जो आउटपुट वाला रजिस्टर है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर वैल्यू डाल दो, जिससे कि हमारी डेस्कटॉप, प्रिंटर, इस तरह की जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको रीड करके अपना काम कर सकें. अब ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम एक साथ क्यों नहीं कर दे रहे इसको? इस चीज़ को सुनो. ALU के अंदर आउटपुट जनरेट हुआ, उसने आउटपुट रजिस्टर में लिख दिया, इसके अंदर 1 माइक्रोसेकंड लगी, 1 माइक्रोसेकंड. और इसको डेस्कटॉप में लिखने के लिए 1 सेकंड लग रही है. तो क्या होगा, यहां पे ALU को दोबारा यहां लिखने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? 1 सेकेंड माइनस 1 माइक्रोसेकंड वेट करना पड़ेगा. क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक मैं दोबारा इसके अंदर आउटपुट नहीं लिख सकता हूं, और इसको खाली होने में 1 सेकेंड लग रहे हैं. तो इसलिए इसने क्या किया, ALU ने 1 माइक्रोसेकंड में आउटपुट रजिस्टर में कुछ लिखा और उसके बाद अपना कुछ काम करने चला गया. और जब इंटरप्ट जनरेट होगा, ये पता चल जाएगा कि आउटपुट रजिस्टर खाली हो गया है, तब वो उसके अंदर वापस दोबारा लिखने आ जाएगा. दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूं. ALU फास्ट है, आउटपुट रजिस्टर के अंदर उसने 1 माइक्रोसेकंड में डेटा को लिख दिया, लेकिन आउटपुट रजिस्टर से डेस्कटॉप में लिखने में टाइम लग रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो एक हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर लिखने में टाइम लगता है. वी नो दैट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर स्लो. तो आउटपुट रजिस्टर से डेस्कटॉप में पहुंचाने में टाइम लगा. इतने ALU इंतजार अगर करता तो वो अपनी साइकिल्स को वेस्ट कर रहा है, इसलिए उसने इंतजार ना करके कुछ और काम करना शुरू कर दिया. वो काम कुछ भी हो सकता है. और जब ALU के पास इंटरप्ट जनरेट होगा, यानी कि IEN की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ALU को पता चल जाएगा कि इंटरप्ट हुआ है. अब ये फ्लैग को चेक करेगा, FGO को 1 चेक करेगा. अगर ये 1 है तो यानी कि ये जो भी यहाँ पे था वो कंज्यूम हो चुका है, अब ये खाली है, तो दोबारा मैं इसके अंदर लिख देता हूँ. ओके. ऐसे ही अगर हमारे पास इनपुट है INPR, इनपुट रजिस्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू है, ALU के पास हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और डेटा को रीड करना शुरू कर देगा. ठीक है. और इसको रीड करने के लिए वो चेक करेगा FGI इक्वल टू 1, IEN 1 हुआ और FGI इक्वल टू 1 हुआ, तो उसने ALU ने इनपुट रजिस्टर से डेटा को रीड कर लिया. अगर इनपुट इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ भाई हमारे पास वैल्यू नहीं आई, तो हमने ALU ने सारा काम अपना कुछ और करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो एकदम उठा लेगा ALU, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड से वैल्यू आने में टाइम लगेगी. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन डू बाय यूजिंग इंटरप्ट. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो एक बार और. लेट से हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन है 200 पे. 200 पे कैसे इंटरप्ट को हम इंटरप्ट जनरेट होने के बाद उसको सर्विस कैसे करेंगे, ये बता रहे हैं आपको. सो लेट से हमारे पास 200 पे कुछ इनपुट हुआ, IO हमें जनरेट करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास लेट से सर्विस रूटीन है, ये हमारा 3000 एक एड्रेस है, और ये क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन है. इसका काम क्या है, इनपुट आउटपुट करना. ठीक है. इनपुट आउटपुट कैसे करेगा वो इसकी टेंशन है, मुझे मतलब नहीं है. अब यहां पे हम जाएंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे, ये पूरा काम करेंगे, और यहां पे इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वापस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे.
लेकिन इसको करने में हमें एक समस्या है कि यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनपुट और आउटपुट का कोड जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे वापस आने के लिए हमें ये एड्रेस चाहिए 201, ये कैसे लाएं? तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर करा देंगे। लेट्स से ये फिक्स्ड लोकेशन है 0। इस 0 लोकेशन पे हमने इसको स्टोर करा दिया 201। 201 पे स्टोर कराने के बाद 1 वाले एड्रेस में गए और हमने इसको लिखा ब्रांच अनकंडीशनल एट 3000। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन 3000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दोबारा से, क्योंकि हमें यहां पे वापस भी आना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमें ये एड्रेस चाहिए। इस एड्रेस को हमने एक फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर करा दिया। वो लोकेशन मैंने मान लिया कि वो लोकेशन है कोई 0, उस पे हमने इस एड्रेस को स्टोर कराया और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जब जाएंगे तो कहा ब्रांच अनकंडीशनल एट दिस प्लेस, और फिर इस पूरे को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो। और ये फिक्स्ड लोकेशन का एड्रेस हमने यहां लिख दिया कि ब्रांच अनकंडीशनल 0। अब ये फिक्स है, तो अब ये वापस यहां पे जाएगा और यहां से इसको रीड करके ये यहां पे आ जाएगा। अगर ऐसा ना करते, लेट से हम यहां पे लिख देते कि ब्रांच 0 की जगह ब्रांच 201, यहां पे ऐसा लिख देते तो ये यहां पे आ तो जाता, बट अगर अगली बार ये आयो हमें 300 पे करना पड़ता, ये हमें आयो करना पड़ा 300 पे और हमें वापस आना है 301 पे, तो ये 301 पे नहीं जाएगा, ये फिर वापस 201 पे पहुंच जाएगा, विच इज रॉन्ग। But then now if it is at 300, so we can point here 301 which is next location। और ये 3000 फिक्स है क्योंकि हमारा जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा वो एक फिक्स लोकेशन पे है। ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस ब्रांच 0 यानी कि यहाँ पे आएगा और फिर 301 एड्रेस मिलेगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सर्विस अवर इंटरप्ट। अब इस इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए अगर आपको हार्डवेयर देखना है तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो, हमारे पास और गेट के अंदर हमने 2 चीजें दी, चाहे FGI हो या FGO हो। FGI यानी कि इनपुट लेना हो या आउटपुट लेना हो, दोनों ही केसेस में इंटरप्ट करना है। साथ में हमारे पास इंटरप्ट IEN भी 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर IEN 1 नहीं होगा तो हमें इंटरप्ट आए भी तो सर्विस नहीं करना है। ठीक है, और ये एंड गेट से चला और हमने यहाँ पे इसको बोला 1। अगर R की वैल्यू 1 है तो हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है। अगर R की वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये R क्या है, ये एक अलग तरह का फ्लैग मान लीजिए। अब दोबारा से एक चीज और, इंटरप्ट सर्विस रूटीन तो एक ही है। अब अगर इनपुट होगा तो अलग काम करना है, आउटपुट होगा तो अलग काम करना है। ये कैसे पता चले कि इनपुट है या आउटपुट है? ठीक है, इनपुट आउटपुट करना है, बट इनपुट करना है या आउटपुट करना है वो कैसे पता चले? तो यहां पे इधर हम चेक कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट सर्विस रूटीन के अंदर हम यहां जैसे ही इसमें एंटर करेंगे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर FGI इज 1 और FGO इज 1, दोनों में से कौन सा है। अगर FGI इज 1 तो इनपुट वाला सर्विस रूटीन, FGO इज 1 तो आउटपुट वाला सर्विस रूटीन। दैट इज रिटन इन स्टैंडर्ड, वी नीड नॉट टू चेक इट। ओके, हमें वो चेक करने की जरूरत है भी नहीं, वो केवल इनपुट सर्विस रूटीन अपने आप चेक कर लेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अब हमने क्या किया, T0 T1 के अंदर हमने फेच किया, T2 के अंदर हमने डिकोड किया, T3 के अंदर हमने क्या काम किया, फिर से एड्रेस कैलकुलेशन करी या जो भी किया, उसके बाद हमने वापस आके इसको सीक्वेंस काउंटर को चेंज कर दिया। दैट इज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम T0। अब बिफोर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चेक वेदर वी नीड टू डू IO। देखो, इस T0 पे आने से पहले दोबारा से ये वाली एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी T4 तक, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन थी कोई, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद आप T0 पे आए। अब आपको फेच करना है या आपको इंस्ट्रक्शन जो करनी है वो इनपुट आउटपुट करनी है। तो इस T0 से पहले
आप ये आर चेक कर लो, अगर ये आर की वैल्यू 1 है तो आपको इंटरप्ट साइकिल चलानी है, ना कि इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखो दो चीजें हैं, इंटरप्ट साइकिल और एक है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल थी तो आपने ये काम किया, लेकिन अगर इंटरप्ट साइकिल होगी तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। तो T0 से पहले आप ये चेक कर लो कि इंटरप्ट साइकिल है या नहीं। तो इंटरप्ट साइकिल कैसे पता चलेगी? अगर R की वैल्यू 1 होगी तो इंटरप्ट साइकिल है, अगर R की वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 होगी, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक ये जितना भी काम किया था ऊपर, यहाँ पे हमने ये जो भी लिखा था, जैसे यहाँ लिखा था ना T0 T1 में फैच कर रहे हैं, T2 में ये कर रहे हैं, T3 में ये कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे R बार भी लगा लेना चाहिए। R बार क्यों? अगर R की वैल्यू 0 होगी तो ये R बार इसको 1 कर देगा, ये वाली 1 हो जाएगी। ऐसे ही जब हमने ये लिखा था T0 साइकिल है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर में डालना है। T1 साइकिल है तो हमें मेमोरी ऑफ AR से डेटा उठाना है, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालना है और एट द सेम टाइम प्रोग्राम काउंटर को +1 कर देना है। तो ये काम प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर में डालना है तब करना है जब R 0 हो। लेकिन अगर R 0 नहीं होगा तो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन करना है, तो उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थोड़ी चलानी है, उसको तो हमें फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर करना है। तो वो क्या करना पड़ेगा उसको देखो। तो अगर ये R1 नहीं होगा, अगर R1 नहीं होगा तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर R1 हुआ तो देखो क्या करेंगे, तब हमें ये इंटरप्ट साइकिल को रन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ R अगर है तो T0 में हमें देखो, R अगर बार था तो T0 में हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर में डाला। लेकिन अगर R बार नहीं था, 1 था, तो हमने क्या करना है, पहले तो एड्रेस रजिस्टर को क्लियर कर देना है। सिंपल। क्यों क्लियर कर देना है? क्योंकि एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो कुछ भी था वो बेकार है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट साइकिल में हमें अपने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को मेमोरी ऑफ AR में डालना है। क्यों करना है ये सब? क्योंकि ये फिक्स लोकेशन है भैया, ये फिक्स लोकेशन है जहाँ पे जाना है और हमें अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कर देना है। देखो ये क्या था, 0, इस पे हमें क्या स्टोर करना था, 201, ये है ना, 201 स्टोर करना था, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जहाँ पे वापस रिटर्न करना है। तो हमने एड्रेस रजिस्टर को एक फिक्स वैल्यू से जो कि 0 है उससे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो कि 201 थी उसको मेमोरी ऑफ AR में डाल दिया, दैट इज 0, फिक्स लोकेशन की वैल्यू पे डाल दिया। देन RT2, क्योंकि R अभी भी 1 ही चलता रहेगा, इंस्ट्रक्शन जब तक पूरी नहीं होगी इंटरप्ट वाली तब तक पूरा चलाना है उसको। फिर प्रोग्राम काउंटर को भी 0 से इनिशलाइज कर दिया। क्यों करा है 0 से इनिशलाइज? क्योंकि अब यहाँ से चलाना है ना, अब यहाँ पे आपको ब्रांच अनकंडीशनल 3000 करना है, तो इसको 0 फिर 1 इस तरह से चलाना है। और उसके बाद RT3 में आपने प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्राम काउंटर +1 कर दिया। ठीक है, ये सारा काम कर दिया। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि IEN अब 0 हो जाए। क्यों ये IEN 0 क्यों करना चाह रहे हो भाई तुम? क्योंकि जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चला रहे होगे ISR वाली, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब चला रहे होंगे, तब कोई और इंटरप्ट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ बीच में इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाते हुए ही इंटरप्ट आ गया तो हमें उस इंटरप्ट को हैंडल नहीं करना है, इसीलिए हमने क्या किया, IEN को 0 कर दिया। यानी कि अगर इंटरप्ट आया भी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 0 का मतलब है डोंट एक्सेप्ट द इंटरप्ट इवन इफ इट इज जनरेटेड। साथ ही R को 0 कर दिया। R को 0 कैसे कर दिया? देखो यहाँ पे इस R को, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, इस R को 0 कर दिया। क्यों? अगर ये 0 हो जाएगा
तो एंड गेट में ये 0 आते ही ये तो अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, इस R को 0 कर दिया और साथ साथ हमने सीक्वेंस काउंटर को भी 0 करना है, क्योंकि ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाने के बाद अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चलानी है, जिसके लिए आपको फैच, डिकोड, ये सारी चीज़ें चलानी पड़ेंगी। ये फिर से T0 पे आना चाहिए। अगर ये T0 पे नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ इसी साइकिल में करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हम क्या इसको कम साइकिल में कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो कैसे। यहाँ पे जब हम इसको क्लियर कर रहे हैं तब हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये वाली वैल्यू इसमें बाद में जाए और जो प्रीवियस वैल्यू थी उसकी मेमोरी उठा के हम डाल दें, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हमें नहीं करनी है पुरानी वाली वैल्यू पे। तो इसीलिए हम इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। RT0 पे हमने क्या किया, अपने एड्रेस रजिस्टर को क्लियर कर दिया और साथ ही साथ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर कर ली। टेम्परेरी रजिस्टर में क्यों कर सकते हैं ना, क्योंकि जब एड्रेस को क्लियर कर रहे होंगे तब हमारी बस खाली होगी, और बस खाली होगी तो प्रोग्राम काउंटर से हमें टेम्परेरी रजिस्टर में वैल्यू को ट्रांसफर करना है। साथ ही साथ हमने RT1 में क्या काम किया, अब देखो हमारे पास TR के अंदर प्रोग्राम काउंटर है, तो मेमोरी ऑफ AR में हमने वैल्यू डाली TR से, और ये वाला जो काम हम T3 में T2 में कर रहे थे अब हम यहीं पे कर सकते हैं। हम प्रोग्राम काउंटर को साथ यहीं पे क्लियर कर सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं कर सकते थे, इसको यहाँ नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये पहले क्लियर हो गया तो इसके अंदर 0 पहुँच जाएगा, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से TR भेज रहे हैं, जो कि हमने पहले स्टोर कर लिया था। और फिर RT2 के अंदर आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये कर चुके हो, और फिर प्रोग्राम काउंटर को प्लस करो, साथ ही ये सारा काम यहाँ पे शुरू कर दो। तो यानी कि 4 साइकिल की जगह, 4 फेसेस की जगह ये काम 3 फेसेस में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा, इसका पूरा का पूरा नोट्स जो मैंने लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर R1 था तो ये सारा काम हुआ T0 में, T1 में, T2 में, T3 में। यहाँ पे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला है, उसको चलाने के लिए हमने ये सारा काम किया है। ये क्या है, इंटरप्ट साइकिल। अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल थी तो R⁻T0, R⁻T1, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैच करेंगे। फिर R⁻T2, इसमें हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। फिर R⁻T3, ये हो सकता है हम इंस्टॉल करें या इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करें। फिर R⁻T4, इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा इंस्टॉल हो सकता है या इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये कब करेंगे एग्जीक्यूट, जब हमारे पास रजिस्टर या IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक चीज़ और आखिरी इसके अंदर, जब आप यहाँ पे आ जाओगे, इस एक बार चलाने के बाद जब इसमें आ जाओगे तो एक चांस ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, यहाँ से इस पे शिफ्ट हो जाओ। कैसे? क्योंकि अब R की वैल्यू आपने 0 से इनिशलाइज कर दी है और R⁻ यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लॉक देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या करो, एक क्लॉक दे दो, क्योंकि अगर आपने एक क्लॉक नहीं दी तो ये जो है 0 सेट हो गया, और जिसकी वजह से आप इंटरप्ट साइकिल से इंस्ट्रक्शन साइकिल में जंप कर सकते हो, जो कि आप नहीं चाहते। तो आपने यहाँ पे क्लॉक दे दी। अब जब तक क्लॉक दोबारा नहीं आएगी, यहाँ पे पुराने वाला जो रिजल्ट था वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इस लेक्चर की वीडियो को एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और अब क्वेश्चन आप पढ़ते ही कर दोगे इसके। मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं अभी, प्रोग्राम्ड IO और इंटरप्ट ड्रिवन IO। इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आते हैं।
जो डीएमए है वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम करेंगे क्या। हम एक कॉमन बस है हमारे पास, इससे हमारे पास मेमोरी अटैच्ड है, इससे हमारे पास एएलयू अटैच्ड है, इससे हमारे पास लेट्स से इनपुट आउटपुट अटैच्ड है। अब हम इनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा देंगे। विदाउट इन्वॉल्विंग एएलयू we can make direct communication of memory and IO, that is called direct memory access, DMA। ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये होता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, विच इज़ मोस्ट एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी और आयो का डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो सकता है। बीच में जो भी इंटरमीडिएटरी चीज़ें थी वो हमने गायब कर दी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सेंड यू द कॉपी ऑफ द नोट्स।